रेवड़ी या जिसे हम फ्रीबीज भी कहते हैं, ये शब्द सुनते ही दिमाग में ना कई तस्वीरें बनती हैं। चुनावी वादों की या फिर शायद जरूरतमंदों की मदद की। भारत में ये बहस तो हमेशा ही गर्म रहती है, खासतौर पर जब चुनाव आसपास हो। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थशास्त्र भी छिपा है। चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या ये फ्रीबीज सामाजिक कल्याण के लिए एक जरूरी औजार हैं या फिर देश को एक वित्तीय जाल में फंसाने का खतरनाक रास्ता? एक तरफ तर्क ये है कि ये गरीबों के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच हैं, पर दूसरी तरफ ये भी चिंता है कि कहीं ये सरकारी खजाने को खाली तो नहीं कर रही। सच इन दोनों तर्कों के बीच में कहीं छिपा है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम कुछ चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये रेवड़ी है क्या। फिर देखेंगे कि इस पर कितना खर्च हो रहा है और असली फायदा किससे मिल रहा है। इसके बाद हम इसकी छिपी हुई कीमतों को भी जानेंगे और हाँ, आखिर में एक बेहतर समाधान की तरफ भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। राजनीति को एक तरफ रखकर अगर हम देखें तो रेवड़ी का असली मतलब क्या है? अच्छा, तो अगर आसान भाषा में समझें तो रेवड़ी का मतलब है सरकार की तरफ से दिया गया कोई भी ऐसा फायदा जो या तो मुफ्त हो या फिर बाजार की कीमत से बहुत कम पर मिले। और इसका पैसा कहां से आता है? जाहिर है टैक्स देने वालों की जेब से या फिर सरकारी कर्ज से। मतलब लाभार्थी इसका पूरा पैसा नहीं चुकाता। और देखिए, ये फ्रीबीज ना कोई एक चीज नहीं है, ये कई शक्लों में आती हैं। कभी कभी तो ये सीधे बैंक खाते में नकद के तौर पर आ जाती हैं, जैसे पीएम किसान योजना में होता है। कभी ये मुफ्त अनाज के रूप में मिलती हैं, तो कभी सस्ती बिजली या गैस सिलेंडर की सब्सिडी के रूप में। और हाँ, किसानों की कर्ज माफी, वो भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। और हर एक का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल अलग अलग पड़ता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये फ्रीबीज हैं क्या। अब सवाल उठता है कि इन पर खर्च कितना होता है। चलिए अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और हाँ, ये आंकड़े देखकर शायद थोड़ी हैरानी हो सकती है। 55 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए कितनी बड़ी रकम है। ये सिर्फ केंद्र सरकार का पिछले 15 सालों में सब्सिडी पर किया गया कुल खर्च है। मतलब ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा और कितना जरूरी है। अगर हम इसे साल दर साल देखें तो सब्सिडी पर होने वाला खर्च आमतौर पर सरकार के कुल बजट का 8 से 15% के बीच रहता है। लेकिन 2020-21 के आंकड़े देखिए, जब महामारी आई, ये खर्च उछलकर करीब करीब 22% पर पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि मुश्किल वक्त में इन योजनाओं पर हमारी निर्भरता कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये कहानी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकारें भी इस मामले में पीछे नहीं हैं, बल्कि उनका सब्सिडी पर खर्च तो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। आप देखिए, सिर्फ कुछ ही सालों में ये दुगने से भी ज्यादा हो गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो ठीक है, पैसा तो बहुत खर्च हो रहा है, ये तो साफ है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या ये पैसा सही जगह सही लोगों तक पहुंच भी रहा है? मतलब क्या इसका फायदा वाकई उन लोगों को हो रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? अर्थशास्त्र में इसके लिए एक टर्म है एलीट कैप्चर। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जब गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का फायदा उनसे ज्यादा अमीर लोग उठा ले जाते हैं। और ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी, बहुत गंभीर खामी है। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बिजली सब्सिडी का 87% फायदा उन परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, यानी सिर्फ 13% फायदा गरीबों तक पहुंचता है। मतलब साफ है, जो लोग बिल आसानी से चुका सकते हैं, असल में सबसे ज्यादा छूट उन्हें ही मिल रही है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एलपीजी सब्सिडी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप देखिए, आधे से ज्यादा फायदा मतलब 54% देश के सबसे अमीर 40% परिवारों को मिलता है और सबसे गरीब 40% परिवारों के हिस्से में सिर्फ 27%। ये साफ साफ दिखाता है कि जब कोई योजना सबके लिए होती है तो उसका फायदा कभी भी बराबर नहीं बढ़ता। तो अभी तक हमने खर्च और फायदे की बात की, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब सवाल यह है कि इन योजनाओं की छिपी हुई कीमतें क्या हैं? इनके ऐसे कौन से परिणाम हैं जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं देते? इसे ऐसे समझते हैं, सरकार का बजट एक तरह से सीमित होता है। अगर ज्यादा पैसा सब्सिडी जैसी चीजों पर खर्च हो जाए तो भविष्य के लिए जो निवेश करना है, जैसे कि नई सड़कें, स्कूल या अस्पताल बनाना, उसके लिए पैसा कम पड़ जाता है। ये एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है, आज की राहत या कल का बेहतर भविष्य। किसानों की कर्ज माफी का उदाहरण लेते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि 2001 से 2018 के बीच ज्यादातर कर्ज माफी की घोषणाएं तब नहीं हुईं जब खेती में असल में संकट था, बल्कि तब हुईं जब चुनाव नजदीक थे। और इसका असर क्या हुआ?
जिन राज्यों ने कर्ज माफ किया उन्हें बाद में सड़क और स्कूल जैसे जरूरी कामों पर अपना खर्च करीब 1/3 तक कम करना पड़ा। मतलब एक चुनावी वादे की कीमत लंबे समय के विकास से चुकानी पड़ी। और ये बात सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं कह रहे हैं। ये देखिए, ये भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीधी चेतावनी है। आरबीआई ने अपने बुलेटिन में साफ साफ कहा है कि कुछ तरह की फ्रीबीज, खासतौर पर जो बिना सोचे समझे दी जाती हैं, वो राज्यों के लिए वित्तीय जोखिम बढ़ा रही हैं। और ये खतरा उन राज्यों के लिए और भी बड़ा है जो पहले से ही भारी कर्ज में हैं। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो इसका मतलब क्या ये है कि सारी कल्याणकारी योजनाएं खराब हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है ही नहीं कि मदद करनी चाहिए या नहीं। मदद तो जरूरी है। असली सवाल ये है कि मदद कैसे की जाए। चलिए अब इस बहस से आगे बढ़कर कुछ ठोस समाधानों पर नजर डालते हैं। तो फिर बेहतर तरीका क्या हो सकता है? देखिए, कुछ रास्ते हैं। पहला, चीजों को सस्ता करने के बजाय क्यों ना सीधे जरूरतमंदों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाए। इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं। दूसरा, कोई भी वादा करने से पहले यह साफ साफ बताया जाए कि उसके लिए पैसा कहां से आएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। और तीसरा, सिर्फ वादे की हेडलाइन पर नहीं बल्कि पॉलिसी कैसे डिजाइन की गई है उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। असली सवाल फ्रीबीज हाँ या ना का है ही नहीं। असली सवाल यह है कि जो भी मदद दी जा रही है वो क्या सही लोगों तक यानी टारगेटेड है, क्या वो पारदर्शी है, और सबसे जरूरी, क्या वो देश के विकास में मदद कर रही है या उसे रोक रही है। अगली बार जब भी ये रेवड़ी वाली बहस छिड़े तो इन सवालों के बारे में जरूर सोचिएगा।